Assalamu alaikum dear students. Lecture number 12 of Nuclear Physics 2. In this lecture we discuss about excited states of nucleus, bound and virtual energy levels and level width. छोटी छोटी सी टर्म्स हैं डिफरेंट जिनको हम वन बाय वन जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे कि एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है। इससे पहले जो है प्रीवियस लेक्चर हम जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या होती है उसको आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। बाउंड एंड इनर्जी वर्चुअल एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस क्या है उसको हम स्टडी करेंगे, एंड लेवल विड्थ हम किसको कहते हैं उसको हम देखेंगे। कंटेंट्स हमारे पास आज के लेक्चर्स के हैं, जिसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस की जो है वो क्या होती हैं। इससे पहले हम जो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम्स की जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है और एटम की जो एक्साइटेड स्टेट्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे। बाउंड एनर्जी लेवल्स और वर्चुअल एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या हैं उनको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, एंड लेवल विड्थ को। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं। इससे पहले इन एन एक्साइटेड स्टेट वन और मोर ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑक्यूपाई अ न्यूक्लियर ऑर्बिटर ऑफ हायर एनर्जी देन एन अवेलेबल न्यूक्लियर ऑर्बिटर। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस की बात की जा रही है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो एक्साइटेड स्टेट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शेल से दूसरे शेल्स में मूव करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। उनके शेल्स होते थे, यानी कि के शेल्स में और एल एम एन इस तरह के उस शेल्स में वो जो है वो ट्रांजिशन करते थे डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ। उनकी जो एनर्जीज़ है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखते थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज जो है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखते थे। अब यहाँ पे वो के एल एम के एल शेल्स थे, ठीक है, वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे कि इतनी एनर्जी उसके पास रिक्वायर्ड है तो वो उसमें मूव करेंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब न्यूक्लियस के भी जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स, उसकी भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसमें इसमें क्या है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब कि न्यूक्लॉन्स, यानी कि हमारे पास जो कम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लॉन्स। तो वो जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो जो है वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी कि उनको हम कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करें या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लॉन्स होंगे वो जो है वो फर्दर मूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि वो अगर सम केसेस में न्यूक्लियस के अंदर या फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स में, और कुछ में इस तरह से होता है वो डिसइंटीग्रेट्स नहीं होते, ओनली एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं, एमिशन करते हैं एनर्जी की, लेकिन पार्टिकल्स की एमिशन नहीं करते। तो ये जो इस तरह के स्टेट्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस, उसमें हम जो है वो स्टडी करते हैं, यानी कि हायर एनर्जी देन एन अवेलेबल न्यूक्लियर ऑर्बिटल, यानी कि जो न्यूक्लियर ऑर्बिटल है उससे ज़्यादा अगर उसकी एनर्जी होगी, हायर एनर्जी होगी, तो हम कहेंगे कि वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लॉन्स जो है वो मूव कर जाएंगे हायर लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। These states are analogous to excited states of electrons in atoms. When excited atomic states decay, energy is released by fluorescence. अब ये यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी कि कोई एटम आपके पास है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल से हाई लेवल में मूव करते हैं। अब डिस्क्रीट्स का अगर आपको मैं यहाँ पे मीनिंग समझाऊँ तो डिस्क्रीट्स जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं, क्वांटिटाइज एनर्जी बोलते हैं आप, तो उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट लिया जा सकता है, क्वांटिटाइज एनर्जी यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट का मतलब जैसे आप इसकी डेली लाइफ से अगर एग्जांपल लें, स्टेयर्स हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप्स हैं, यानी कि वन स्टेप से जो है आप सेकंड स्टेप पे जो है वो अपना फुट रख के फिर आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अगर हम उनको एनर्जी लेवल्स कंसिडर करें तो आप 1 से 2 में जाएंगे, इसके सेंटर में जो 0.5 या 0.8 इस तरह से है वहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के एक स्टेट से अगर दूसरे में जा रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी तो वो वहाँ पे जंप करेगा या हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा लो से, लेकिन वो जो सेंटर में जो पोर्शंस आ रहे हैं वहाँ पे नहीं होगा। और सेकंड,
जब डिके होता है वो हमेशा जो है वो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लॉन्स होंगे वो जो आप एक्साइटेड स्टेट होगी न्यूक्लियस की उससे डिके करेंगे, यानी कि एमिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर एमिशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि। और इसमें डिफरेंस एक मेन ये है इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट और न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट में, कि उसकी जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट होगी वहाँ पे जो हम एनर्जी लिखते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो उनकी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई एनर्जी होती है, तो इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि एटम जब डिके करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द बाय प्रोसेस जो है वो फ्लोरेसेंस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखें एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस को अगर डायग्राम्स में शो करें तो इस तरह से भी ये ग्राउंड स्टेट है आपके पास, ये एक्साइटेड स्टेट्स है। यहाँ पे बैक में आप यहाँ पे एनर्जी लेवल शो कर सकते हैं, और सेकंड यहाँ पर आप एनर्जीज की जो है वो वैल्यूज भी दे सकते हैं कि कितने, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, ठीक है। और इस तरह से फिर वो जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से हायर एनर्जी लेवल्स में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में ये होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर वो बैक जो है वो डिसइंटीग्रेट या डिके ऑफ न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस, इस तरह से डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वो डिके के थ्रू वापस ग्राउंड स्टेट्स में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए बाउंड एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कि अगर हम एनर्जी लेवल्स को डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, एक को हम जो है वो बाउंड एनर्जी लेवल्स कहते हैं और सेकंड जो हमारे पास है वो विर्चुअल एनर्जी लेवल्स हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि विर्चुअल एनर्जी लेवल्स हम किनको कहते हैं और बाउंड एनर्जी लेवल्स हम किनको कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बाउंड एनर्जी लेवल्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि बाउंड एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या है। द हायर एनर्जी लेवल्स इन विच न्यूक्लियस इज डी एक्साइटेड to a ground energy level by the emission of gamma rays or by the internal conversion process is called bound energy level। कि ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल जो होते हैं उनको हम बाउंड एनर्जी लेवल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इनमें न्यूक्लियस जो है वो डी एक्साइटेड होता है, यानी कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो डिके ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं बाद में हम पढ़ते हैं डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन, तो ये जो डिके है वो डिके होगा यानी कि डी एक्साइट होगा और वो ग्राउंड एनर्जी लेवल्स में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में वो क्या करेगा, कोई भी दूसरा जो है वो पार्टिकल इमिट नहीं करेगा बाय द एमिशन ऑफ गैमा रेज, तो वो गैमा रेज की एमिशंस करेगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह के जो लेवल्स होते हैं, एंड और क्या लिखा है, और बाय द इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस इज कॉल्ड बाउंड एनर्जी लेवल। अब इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस हमारे पास क्या है, इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब ये है कि ये जब ये वाले प्रोसेस होंगे बाउंड एनर्जी लेवल्स के, हाई एनर्जी लेवल से जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस यानी कि एक्साइटेड स्टेट में है वो डिके करेगा, तो या तो जस्ट वो गैमा रेज फोटोन, यानी कि उनका कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, जस्ट एनर्जी की वैल्यूज होती है गैमा रेज फोटोन, वो मैसलेस होते हैं, तो वो जस्ट एमिशन ऑफ गैमा रेज करेगा, कोई भी न्यू पार्टिकल या प्रोडक्ट न्यूक्लियस आपको नहीं देगा, ठीक है, जस्ट एमिशन ऑफ गैमा रेज होगी। और या फिर बाय द इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस। अब इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब ये है कि वो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो जो है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें एक दूसरे में जो है वो मूव कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से एमिशन नहीं होगी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, या तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स या इस तरह से कोई भी आपके पार्टिकल्स है, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट न्यूक्लियस नहीं आपके पास बनेगा, एमिशन नहीं होगी, उसी के अंदर प्रोसेस होगा, या फिर अगर एमिशन होगी तो जस्ट गैमा रेज फोटॉन्स की, किसी भी और अदर पार्टिकल्स की एमिशन नहीं होगी। तो इस तरह के जो एनर्जी लेवल्स होंगे जिसमें गैमा रेज फोटोन हमें मिले आफ्टर रिएक्शन और कोई भी न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस ना मिले, तो उस तरह के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम बाउंड एनर्जी लेवल्स कहते हैं। In this case, excitation energy is not sufficient to emit the particles like proton, neutron, deuteron and alpha particles, etc. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा इस जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइट हो रहा है, वो एनर्जी जो इतनी नहीं होती कि वो किसी भी और पार्टिकल्स को इमिट कर सके, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो इमिट नहीं करेंगे,
जस्ट गैमा रेज फोटॉन्स, या फिर उसकी इंटरनल कन्वर्जन होगी, कोई भी पार्टिकल्स हमें आफ्टर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है विर्चुअल एनर्जी लेवल्स। अभी हमने स्टडी किया है बाउंड एनर्जी लेवल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है विर्चुअल एनर्जी लेवल्स। द टर्म virtual state is commonly used to refer to different types of states in physical system. It may refer to very short-lived, unobservable quantum state or a real but unstable state. अब इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास virtual energy levels क्या है, तो दो डिफरेंट टाइप्स इस तरह से आप कह सकते हैं। ये भी हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन इनका जो टाइम होता है, हायर एनर्जी लेवल में इनके एक्साइटेड स्टेट, कि जब आपके पास कोई भी पार्टिकल जो है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में जा रहा है या डिके हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, तो वो जब एक्साइटेड स्टेट में उसका लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, कि वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करता, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसकी स्टेट को, कि उसकी क्वांटम मैकेनिकली यानी कि उसकी क्वांटम स्टेट क्या है, उसका क्वांटम नंबर क्या है, या उसकी कितनी एनर्जी की वैल्यूज़ है, या कितने टाइम के लिए उसने वहाँ पे जो स्टे किया है, उसको आप एक्सपेरिमेंटली अगर देखना चाहें तो आपको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है। और सेकेंड, वो अनस्टेबल स्टेट होती है, यानी कि वो स्टेबल स्टेट नहीं है, वहाँ पे वो स्टेबल रह ही नहीं सकता। जो आपके पास कोई भी पार्टिकल जो है या न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वो वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं उनका ये मतलब है, डिफरेंस मेन ये आया बाउंड एनर्जी लेवल्स में और वर्चुअल एनर्जी लेवल्स में, कि जो बाउंड एनर्जी लेवल्स है उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अनस्टेबल नहीं है, उनका कुछ ना कुछ लाइफ टाइम है जिसमें आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो डिके हो रहा है और वो जो है वो इस तरह से इमिशन कर रहा है गैमा रेज की, और या फिर आपके पास जो है वो पार्टिकल्स गैमा रेज प्रोटॉन्स की इमिशन करता है, या इंटरनल कन्वर्जन हो रही है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्चुअल एनर्जी लेवल्स, इसीलिए इनको वर्चुअल कहा जाता है कि इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अनऑब्जर्वेबल होते हैं, कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होते हैं जिनको हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, इसलिए हम इनको वर्चुअल का नाम देते हैं। और सेकंड, लेकिन रियल तो होते हैं लेकिन अनस्टेबल स्टेट्स होती हैं, कि रियली तो वो प्रोसेस हो रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो इस तरह के जो लेवल्स हैं एनर्जीज के उनको वर्चुअल एनर्जी लेवल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वर्चुअल एनर्जी लेवल्स, उसी का फर्दर जो है वो हम प्रोसीड करते हैं। इसके पॉइंट्स, द हायर एनर्जी स्टेट इन विच न्यूक्लियस इज डी एक्साइटेड टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय द emission of particles like protons, neutrons, deuterons and alpha particle is called virtual energy levels. अब इनमें एक और डिफरेंस आ गया, उसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास बाउंड एनर्जी स्टेट्स होती है उसमें हम इस तरह की किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का emission नहीं होता, ठीक है, वो जस्ट क्या करते हैं गैमा रेज फोटॉन्स का होता है या फिर वो इंटरनल कन्वर्जन होती है। लेकिन जो वर्चुअल एनर्जी लेवल्स हैं ये भी हायर एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस डी एक्साइट तो होता है लो एनर्जी लेवल्स में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आता है, लेकिन उसमें एमिशन होती है डिफरेंट पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, या लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड वर्चुअल एनर्जी लेवल। तो इस तरह के जितने भी आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें आपके पास आफ्टर रिएक्शन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं वर्चुअल एनर्जी लेवल्स। लेकिन बाउंड एनर्जी लेवल्स में हमारे पास जो है वो ये पार्टिकल्स आफ्टर एमिशन जो है वो नहीं आते। इन दिस केस एक्साइटेशन एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स। इन केस ऑफ वर्चुअल एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस में आल्सो डी एक्साइट विद एमिशन ऑफ गैमा रेज और बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन। अब ये जो प्रोसेस है वर्चुअल एनर्जी लेवल्स के, इसमें अब उसमें जो कंडीशन थी कि उसकी एक्साइटेशन एनर्जी इतनी सफिशेंट नहीं होती कि वो डिफरेंट पार्टिकल्स का मिशन कर सके, लेकिन इसमें क्या है इस केस में कि एक्साइटेशन एनर्जी सफिशेंट होती है कि वो और पार्टिकल जो है वो उनके मिशन कर सके, इसके साथ साथ गैमा रेज की भी मिशन कर सके। अब यहाँ पे आप अगर देखें आप डिफरेंस किस तरह से करेंगे कि जो आपके पास अगर एक प्रोसेस आ जाए, न्यूक्लियर रिएक्शंस आ जाए जिसमें गैमा रेज का मिशन हो रहा है और आपके पास जो है वो आफ्टर रिएक्शन जो है वो पार्टिकल्स बन रहे हैं या फिर गैमा रेज भी आ रहा है। अब गैमा रेज से देख के आप कह देंगे ये तो आपके पास बाउंड एनर्जी लेवल है, लेकिन नहीं, मेन डिफरेंस वहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा
वो आपके पास डिफरेंट होगा आफ्टर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन उस केस में क्या है, बाउंड एनर्जी लेवल्स में वो प्रोडक्ट जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट नहीं होता, जस्ट उनके पॉइंट्स में यानी कि आइसोटोप्स उसके बनेंगे, उसके एटॉमिक नंबर्स में, न्यूक्लियस नंबर्स में चेंज आ सकती है, लेकिन नया पार्टिकल्स आपके पास नहीं बनता। लेकिन उसके साथ साथ वो गैमा रेज की एमिशन करता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो गैमा रेज की एमिशन करेगा तो वहाँ पे न्यू आपके पास जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा वो भी बनेगा। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन है, गैमा रेज बन रही है, लेकिन साथ में अगर डिफरेंट पार्टिकल्स बन रहा है जो कि टारगेट न्यूक्लियस और जो आपका पास है इंसिडेंट पार्टिकल्स या इंसिडेंट न्यूक्लियस उससे डिफरेंट है, तो आपके पास वो डिफरेंट आफ्टर रिएक्शंस होगा। और और बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन भी इसमें हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास थे वर्चुअल एनर्जी लेवल्स और बाउंड एनर्जी लेवल्स में हमने डिफरेंस पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेवल विड्थ। कि लेवल विड्थ हम किसको कहते हैं? द न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड व्हेन न्यूक्लॉन्स गो टू हायर एनर्जी स्टेट्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एटम्स होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक्साइटेड स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड व्हेन न्यूक्लॉन्स गो टू द हायर एनर्जी स्टेट्स। जब न्यूक्लॉन्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में जाएंगे देन हमारे पास वो जो न्यूक्लियस होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। इट रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर सम टाइम बिफोर डी एक्साइटेशन। वो कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, उसके बाद वो डी एक्साइट हो जाएगा, यानी कि डिके हो जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। दिस टाइम इज कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। कि ये जो टाइम है, जितने टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में स्टे करता है, ठीक है, उस टाइम को हम कहते हैं मीन लाइफ टाइम। ठीक है, उस न्यूक्लियस का मीन लाइफ टाइम, जितने टाइम में वो उस लेवल में एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द मीन लाइफ टाइम टा इज रिलेटेड विच डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गैमा एस। अब ये जो मीन लाइफ टाइम है इसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ रिलेट करते हैं, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लैम्डा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है आपको पता है, जब डी एक्साइट होता है न्यूक्लियस तो वो प्रोसेस होता है डी एक्साइटेशन का, डीके का, यानी कि वो स्प्लिट होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ, यानी कि न्यू आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा, या फिर गैमा रेज कुछ एनर्जी की एमिशन होगी, गैमा रेज फोटोन कुछ मिलेगा। तो वो जो उसका वहाँ पे हम ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं उसके रिलेशन में, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जहाँ पे लाइफ टाइम को अब हम उसके साथ रिलेट करते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से आता है, टा इज इक्वल टू 1/λ। तो ये इसकी इक्वेशन है मीन लाइफ टाइम की डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है लेवल विड्थ। उसी के फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड लेवल विड्थ एंड डिनोटेड बाय गैमा। अब ये क्या चीज़ है, जहाँ पे अब हमने जैसे पढ़ा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, जिसमें उसने बताया है कि एक ही टाइम में आप दो चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेजर करें तो दूसरी चीज़ एग्जैक्टली मेजर नहीं होगी। तो इस तरह से अनसर्टेनिटी उनके दरमियान में होती है। जैसे उसने पोजीशन एंड मोमेंटम के दरमियान में अनसर्टेनिटी कहा, एनर्जी एंड टाइम के दरमियान में अनसर्टेनिटी कहा। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर वो जो एनर्जी हम कह दें कि एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर वो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर आपको वो एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, आप एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते तो उसकी कितनी वैल्यू है, तो फिर आप उसके अराउंड अबाउट बताते हैं कि ये 0.9 है इसकी वैल्यू, आप कहते हैं ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन फिर आप वो कहते हैं कि 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन हमने ऑब्जर्व करें कितनी है, लेकिन इसकी 0.12 इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज और सेंटर वाला पोर्शन है, इन सबको मिला के जो आपके पास आती है वो लेवल विड्थ हम उसको कहते हैं कि कितनी विड्थ तक वो जो है वो पार्टिकल जो है वो इस लेवल तक जा सकते हैं, इस शेल में शिफ्ट हो सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में। तो वो जो हमारे पास लेवल विड्थ होती है, आप इसमें कह सकते हैं एक लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं। हाई एनर्जी लेवल जो है वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं,
लो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट्स होती हैं, जो इंटरमीडिएट होती हैं, मॉडरेट एनर्जी लेवल्स जिनको आप कहते हैं, वो भी सेंटर में एग्जिस्ट है। तो अब वो जो है एनर्जी लेवल्स अनसर्टेनिटी इस तरह से पाई जाती है कि वो जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें आप उसका एक तो लाइफ टाइम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, और सेकेंड जो है वो एनर्जी एट अ टाइम, दोनों चीज़ें आप एक टाइम में मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी वहाँ पे है, तो उसको हम कहते हैं, और उस अनसर्टेनिटी को हम लेवल विड्थ जो है उसको हम गैमा से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करें और उसको रिप्लेस कर दें हम गैमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं लेवल विड्थ की, तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। पहले हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमारे पास उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो आपके पास क्या है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू एज कट, यानी कि एनर्जी लेवल्स जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले दें तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी का रिलेशन है कि आप एक टाइम में एनर्जी और टाइम जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे उसी को हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल विड्थ के, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी थी यानी कि यहाँ पे आप देखें जो आपके पास एनर्जी थी इक्वेशन में उसको आपने गैमा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गैमा क्या है, लेवल विड्थ की, यानी कि वो एनर्जी की वैल्यू है जिसमें वो एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव कर रहा है या वहाँ पे एक्साइट या डी एक्साइट हो रहा है। तो उस ई को हमने गैमा से रिप्लेस कर दिया, यानी कि लेवल विड्थ आ गया आपके पास, और जो एज कट है वो एज इट इज़ आ गया, और जो आपके पास टाइम था डेल्टा टी उसको आपने यहाँ पे मेन लाइफ टाइम यानी कि जिसको हमने टा से रिप्रेजेंट किया उससे रिप्लेस कर दिया हमने उस इक्वेशंस को। तो आपके पास इक्वेशन आ गई गैमा इज इक्वल टू एज कट ओवर टा। द मीन लाइफ टा एंड लेवल विड्थ गैमा आर रिलेटेड एज, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है कि टा इज मल्टीप्लाई बाय गैमा विच इज इक्वल टू एज कट। और सेकेंड आप इसका रिलेशन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आपके पास लेवल विड्थ होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम की होगी, यानी कि अगर आपके पास लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे स्टे करने का तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होगी जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ एनर्जी की लेवल ज़्यादा है, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, लाइफ टाइम बहुत कम है, तो आप उसको एब्जर्व भी नहीं कर सकते और वो एनर्जी जिससे लाइफ टाइम आप एग्जैक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से इसमें इंटरचेंज यानी कि एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो रही है, तो आप एक चीज़ को तो मेजर कर लेंगे अगर एग्जैक्टली, तो दूसरी एट अ टाइम जो है वो आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आती है मीन लाइफ टाइम टा जिसका रिलेशन है विद लेवल विड्थ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास लेवल विड्थ का नेक्स्ट पॉइंट, the level width has unit of energy and its use is based upon the uncertainty principle which is given by। अब लेवल विड्थ के यूनिट्स क्या हैं, वो भी जो एनर्जी के हमारे पास यूनिट्स होते हैं वही हमारे पास लेवल विड्थ के यूनिट्स आएंगे, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है किस तरह से, बेस अपॉन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसी की बेस पे उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको लिख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा ई डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू एज कट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैमा इंटू टा नियरली इक्वल टू एज ऑफ कट। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें इन दिस रिलेशन डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम, कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है जो रिलेशन है वहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है किसमें, टाइम में। लेकिन डेल्टा ई इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, लेकिन डेल्टा ई क्या है, अनसर्टेनिटी है एनर्जी के में। इफ वी रिप्लेस डेल्टा टी बाय मीन लाइफ टाइम टा ए, ठीक है, टा ए भी लिख सकते हैं, जस्ट टा लिख दें देन भी ठीक है। देन डेल्टा ई विल गिव अस द लेवल विड्थ गैमा ए। अगर टा ए से लाइफ टाइम को आप चेंज कर ले तो डेल्टा ई को गैमा ए से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं लेवल विड्थ से। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, डेल्टा ई इंटू टा ऑफ ए नियरली इक्वल टू एज कट, डेल्टा ई नियरली इक्वल टू एज कट ओवर टा ए, ठीक है। टा ए को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा, जो आपके पास एनर्जी लेवल विड्थ होगी और लाइफ टाइम होगा।
तो एनर्जी लेवल को इसको भी आप चेंज कर दे लेवल विड्थ से, एनर्जी को गैमा ए विच इज़ इक्वल टू एच कट ओवर टाउ ऑफ ए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी, जो आपके पास लेवल विड्थ है उसकी। तो ये लास्ट में हमारे पास जो इसका पॉइंट है, अ स्टेट विद स्मॉलर लाइफ टाइम हैज लार्जर लेवल विड्थ। ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एक टाइम में एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। अगर उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, इट्स मीन कि उसका जो लेवल विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी। एंड इज पुअरली डिफाइन, और उसको हम एग्जैक्टली जो है वो डिफाइन भी नहीं कर सकते, यानी कि उसको मेजर नहीं आप कर सकते। ऑन द अदर हैंड अ स्टेट विद लार्जर लाइफ टाइम हैज स्मॉलर लेवल विड्थ सो शार्पली डिफाइन, कि अगर कम लेवल विड्थ है तो उसको आप बता सकते हैं कि इतनी है मेजर करके, लेकिन अगर उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर लाइफ टाइम कम है, लार्जर लेवल विड्थ ज़्यादा है, तो फिर आप उसको इजीली जो है वो डिफाइन भी नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये इसी के इक्वेशंस को देखते हुए हम ये जो है वो पॉइंट जो है वो वहाँ से नोट करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लेवल विड्थ को। आई होप सो कि आज के लेक्चर में जो भी छोटी छोटी टर्म्स थी, कि मतलब जो कन्फ्यूजन आपको है, जो हम पहले मॉडर्न फिजिक्स में जो है पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम्स के बारे में, और आज जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के रिलेटेड, कि लेवल विड्थ में कोई प्रॉब्लम है आपको अंडरस्टैंडिंग में, या फिर एक्साइटेड स्टेट्स बाउंड एंड वर्चुअल एनर्जी लेवल में, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।